हेलो गाइस। आज हम EMRS के एग्ज़ाम के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी और आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज जो सबसे पहले इसके अंदर सिटी हमने डिस्कवर की थी उसका नाम था हड़प्पा। और इसको साथ में इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली के इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। जितनी भी हम सिविलाइजेशंस देखते हैं, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कितना है? 3300 से 900 BC तक का है, एज़ पर NCERT की बुक में इतना ही टाइम पीरियड बताया गया है। और ये प्रोटो हिस्ट्री से बिलोंग करती है। आपको पता है हमारे पास जो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्री हिस्ट्री, जिसके अंदर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, कुछ एविडेंसेस अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास ज़रूर मिली हैं, लेकिन कोई स्क्रिप्ट, उनकी कोई भाषा वगैरह हमें नहीं मिली है। प्रोटो हिस्ट्री जिनकी हमें स्क्रिप्ट मिल चुकी है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, और एविडेंसेस भी हमारे पास हैं। तो इंडस वैली के हमारे पास एविडेंसेस भी हैं और इसके स्क्रिप्ट मतलब लिपि जो कैसे लिखते थे वो भी हमें मिल चुका है, लेकिन हम उसको अभी तक डिसाइफर मतलब उसको रीड नहीं कर पाए हैं। और ये कौन सी एज से रिलेटेड है? ब्रॉन्ज एज। इसको ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले सिविलाइजेशन क्या होती है? जब एक ह्यूमन सोसाइटी एक एडवांस लेवल पे आके रहना स्टार्ट कर देती है। अब लोग गांव में बसे होते हैं, ठीक है, गांव से वो उन्होंने शहरों में रहना शुरू कर दिया और पूरी प्लानिंग के साथ उनके घर बने हुए हैं, पूरी सिटी उनकी अच्छे से मैनेज है, ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर लिविंग इन अ गुड वे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? इनके पास, हमारे पास कॉपर तो था ही इंडिया के अंदर, हमने अफ़गानिस्तान से एक और चीज़ मंगवाई जिसका क्या नाम है? टिन। अब कॉपर और टिन को मिक्स करके उन्होंने एक मेटल बनाया, ब्रोंज़, जो सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों को ही पता था उस मेटल के बारे में, ठीक है। तो ब्रॉन्ज़ मेटल की डिस्कवरी इस सिविलाइजेशन के अंदर हुई, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज़ एज। इसके अलावा और भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस हुई जो वर्ल्ड के अंदर इसी टाइम पे पैरेलल चल रही थी। उसमें से है एक तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि नील नदी के किनारे थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स नदी के किनारे पर थी और ये संसार की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। और चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि येलो नदी के किनारे या यांग हो नदी के किनारे ये बसी हुई थी, ठीक है। इसको यांग हो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर को, इसीलिए कई बार इसको यांग हो सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, सबसे ज़्यादा जगह पर फैली हुई सिविलाइजेशन कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब तक हम इसकी 1500 शहर इसके डिस्कवर कर चुके हैं। इस सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 3300 से लेके 1900 BC तक इसके आगे 3 पार्ट्स बनाए हैं। 3300 से 2600 BC तक जो हमारी सिविलाइजेशन है वो प्री हड़प्पन उसको टाइम बोलते हैं। प्री हड़प्पन के अंदर क्या होगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? अभी नया नया कुछ बनाना शुरू किया है। दे आर नॉट पूरी तरह से उनको चीज़ें बनानी नहीं आई हैं, लेकिन उन्होंने क्राफ्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने विलेजेस से टाउन में आना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं, पर दे आर नॉट परफेक्ट। उन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब जब वो करते रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो मैच्योर हड़प्पन एरा के अंदर क्या हुआ? उनके टाउन पूरी तरह से प्लान्ड हो गए, ठीक है। उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से अच्छा हो गया, ट्रेड करने लग गए वो लोग, ठीक है। और फोर्ट उनके अच्छे से पूरी तरह से सेटल बन गए। उनको क्राफ्टिंग का पूरा पता चल गया। उन्होंने बर्तन से तो अपनी ज्वेलरीज थी उनको अच्छे से क्राफ्ट करके बनाना शुरू कर दिया। अब ये लोग ना व्यापारी बन जाएंगे। व्यापारी कैसे? क्योंकि इन्हें क्राफ्ट भी आ गया, एग्रीकल्चर भी ये कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये क्या करेंगे? ट्रेड करना शुरू कर देंगे। मेसोपोटामिया जो इनकी जो सिविलाइजेशन इनकी कंटेम्प्रेरी थी, इसी टाइम पे जो
एक साथ सिविलाइजेशन चल रही थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये उन लोगों को क्या करेंगे, चीज़ों को बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो क्या थे, ट्रेड करते थे, ठीक है, वो पेंटर्स थे या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे, तो सबसे ज़्यादा वो क्या थे, सारे के सारे वो ट्रेड करते थे, व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट हड़प्पन टाइम के अंदर लोगों ने टाउन से विलेज में जाना शुरू कर दिया, वो वहाँ से मूव कर गए जिस एरिया में वो पहले रहते थे, और ये उसका डिक्लाइन फेज़ था। इस फेज़ में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो मेन कॉजेज़ थे इसके डिक्लाइन के वो क्या थे। अब देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1861 में। क्या हुआ था, हरियाणा इंडिया के अंदर रेल बनाने का काम शुरू हो रखा था 1856 में। जब रेल बना रहे थे तो लोगों को वहाँ से नीचे बहुत मतलब एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिली जो कि बहुत पुरानी थी, बहुत स्ट्रांग थी। तो उन रेल बनाने का काम थे जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को इस चीज़ से बड़ी हैरानी हुई। तो इन्होंने ये बात आगे जो हायर अथॉरिटी के ब्रिटिशर्स थे उनको पहुंचाई, और ये बात इंग्लैंड तक गई। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कोई पुरानी सिविलाइजेशन है या कुछ है इस एरिया के अंदर। तो इन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी अंग्रेज़ों ने, और उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बने, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हम क्यों बोलते हैं, अभी मैंने इस वीडियो में बताया था कि जो पहली साइट इसकी हमने ढूंढी थी वो कौन सी थी, हड़प्पा, ठीक है। और ये जो साइट है इसको 1921 में फाइंड आउट किया गया था। किसने ढूंढा था, दयाराम साहनी ने ढूंढा था। और उस टाइम डायरेक्टर जनरल कौन थे, ASI के जोहन मार्शल, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, कोई पर्सन है जो हार गया, वो भगवान राम से कह रहा है कि मुझ पर दया करो, ठीक है, मुझ पर दया करो, मैं 21 रुपये का 21 रुपीज़ का आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो ये सेकंड साइट थी, ये 1922 में मिली। RD बनर्जी ने इसको ढूंढा। जैसे मोहन और RD से आप राधा बना सकते हैं, ठीक है, मोहन और राधा, और मोहन बाई, ठीक है, मोहन बाई, ठीक है। मतलब किसी जब हम किसी को बुलाते तो कहते हैं ना हे बाई, तो वो वाला बाई है, ये मोहन बाई और मोहन राधा, ऐसे करके आप इसको भी याद रख सकते हैं। ये दोनों तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, अब इसके अलावा इसी टाइम पे और बाकी एरिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब कई बार एक बार क्वेश्चन आया था कि वेस्ट टू ईस्ट आप इनको अरेंज करो, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से लेके पूर्व तक। तो आप कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, MIEC, जैसे मदर इंडिया इंजीनियरिंग कॉन्वेंट स्कूल, मदर इंडिया इंजीनियरिंग कॉन्वेंट स्कूल। आप इसको 2-3 बार बोल लेंगे तो आपको वैसे ऑर्डर याद हो जाएगा इनका। यहाँ पे M फॉर मेसोपोटामिया, I फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, E फॉर इजिप्शियन एंड C फॉर चाइनीज़, ठीक है। अब देखते हैं इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट कैसा था, ठीक है। अब ये जो सबसे बड़ी जो मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टोटल एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया तो आप इसको याद रखेंगे, कितना एरिया है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब ये नॉर्थ के अंदर जो इसका सबसे पुराना शहर हमें मिला है वो कौन सा है, मांडा, कौन सा है, मांडा, ठीक है, जो कि जम्मू के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, चेनाब रिवर के किनारे बसा हुआ है। अगर हम इस साइड वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मिला है हमें सुख्ता गेंडौर, सुख्त गेंडौर, ठीक है। और ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में ही है बलूचिस्तान। और कौन सी नदी के किनारे फैला हुआ है, दश्त रिवर, दश्त रिवर।
और नेक्स्ट हमारे इंडिया के अंदर है साउथ डायरेक्शन का लास्ट शहर दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और वो परवारा नदी के किनारे फैला हुआ है। और जो ये परवारा नदी है गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है परवारा, उसके किनारे फैला हुआ है शहर दाइमाबाद। ठीक है। और उसके बाद है ईस्ट साइड में है आलमगीरपुर, जो कि यूपी स्टेट में के अंदर है। और कौन सी रिवर के किनारे फैला हुआ है? हिंडन रिवर, हिंडन रिवर जो कि यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, ये शहर कैसे हैं, ऐसे इनकी शेप ऐसे बनी हुई है, ये ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर इसकी शेप पूछी जाए तो क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन की? ट्रायंगुलर। अभी कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा, मोहनजोदारो, मतलब जिनके आपको ये नाम भी याद रखने हैं एक्सकावेटर के, वो कौन सी? एक तो रोपड़, लोथल एंड रंगपुर। ठीक है, बाकी जो साइट्स हैं हम उनसे ये देखेंगे कि उनसे क्या क्या चीज़ मिली है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या थे और अब तक जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हमें मिली हैं उनको किसने ढूंढा और कौन सी नदी के किनारे बसी हुई हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब कौन से स्टेट के अंदर है या कौन सी कंट्री में है, इंडिया और पाकिस्तान में से। आप रिवर्स के नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, हड़प्पा नदी का ये कौन सी नदी के कौन सी रिवर के किनारे है? रावी रिवर के किनारे है। इसको ढूंढा किसने था? दयाराम साहनी ने। और कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, जो रवि है एक लड़का है, रवि 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 हार गया और वो भगवान से दया की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि आप मुझ पर दया करो, मैं 21 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। अब मोहन साहब हैं, वो अपनी एक फ्रेंड है इंदू, उसको बोल रहे हैं कि मेरी मोहन एक लड़का है। ठीक है, मोहन इज़ अ लड़का, यहाँ से याद करो, मोहन लड़का, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लड़खाना, सिंध पाकिस्तान के अंदर है। मोहन कह रहा है, मोहन एक लड़का है, वो एक लड़की इंदू से कह रहा है कि मेरी राधा से बात करवा दो भाई, मेरी राधा से बात करवा दो। तो आप इसको अच्छे से ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसको बोल रहा है बाई बन के मेरी राधा से बात करवा दो। यहाँ से 1922 में हमने इसको ढूंढा था। फिर चनुहुद्रो कौन सी नदी के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे है। यानी इंदु एक लड़की है और उसको चुन्नियों का बड़ा शौक है। ठीक है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो चनुहुद्रो। और ये कौन सी लोकेशन है इसकी? सिंध पाक में है। ठीक है, और रंगपुर ये कौन सी रिवर के किनारे है? बहादुर रिवर के किनारे है। ढूंढा इसको MS वत्स ने है 1953 में। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, ये रंगपुर कह रहे हैं, रंग है इसमें, ये डर है, कहते मुझ पर रंग मत डालो, मुझे रंगों से डर लगता है। हे वत्स मुझ पर रंग मत डालो, मुझको रंगों से डर डर लगता है। ठीक है, रात को मुझ पर रंग मत डालो, मुझे रंगों से डर लगता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक दो बार बोल लेंगे ना इन ट्रिक्स को, फिर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, लोथल लोथल थाली है ना, लोथल के अंदर थाल आ रहा है, थाल थाल के अंदर क्या लगाना है? भोग लगाना है। भोग रंग बिरंगा भोग होना चाहिए। कैसा भोग होना चाहिए? रंग बिरंगा भोग लेके आओ थाल के अंदर। मुझे ये थाल लेके अहमदाबाद जाना है। कहाँ जाना है? अहमदाबाद। रोपड़ कहाँ पे है? सतलुज नदी के किनारे है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी मुझसे। और ये किसने इसको एक्सकेवेट किया था? YD शर्मा ने। और रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। और ढूंढा इसको YD शर्मा ने है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है और बनावली भी राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा और बनावली दोनों ही राजस्थान में हैं और दोनों घग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं। दोनों राजस्थान में नहीं, बनावली हरियाणा के अंदर है। ठीक है, हिसार के पास। बनावली हरियाणा के अंदर है और कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है। ये नहीं पूछेंगे आपसे, डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पूछेंगे या रिवर पूछेंगे। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और बनावली भी घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है और बनावली हरियाणा के अंदर है। धोलवीरा देखिए यहाँ से लवी निकल रहा है, लवी से आप लूनी बना लें। धोलवीरा कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है? लूनी रिवर के किनारे बसा हुआ है। और कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। बस इतना ही याद रखना है, कहाँ पे है?
गुजरात के अंदर है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी घग्गर हारका रिवर के किनारे है, जो कि ये रिवर अभी हमें नहीं मिली है, बट ये कहते हैं घग्गर हारका रिवर के किनारे है। और कहाँ पे है? हिसार हरियाणा के अंदर। और सबसे बड़ी बिगेस्ट साइट कौन सी है इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की? वो है राखी गढ़ी। अब इसके अंदर टाउन्स को कैसे प्लान किया गया था? ये टाउन ऐसे ही नहीं थे बिल्कुल ही कच्ची पक्की सड़कें ऐसी बना रखी थी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ टाउन बने हुए थे। इसके अंदर टाउन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक था वेस्टर्न हिस्सा और एक था ईस्टर्न हिस्सा। जो वेस्टर्न हिस्सा था वो छोटा था एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा मैंने बड़ा बनाया, ये छोटा बनाया है। तो ये जो वेस्टर्न हिस्सा था वो छोटा था अगर हम ईस्टर्न पार्ट से कंपेयर करें, और ये ऊंचा था, ऊंचा था। जो बड़े लोग थे, राजे महाराजे थे, वो यहाँ रहते थे, और जो बाकी की जनता थी वो कहाँ रहती थी? लोअर टाउन के अंदर रहती थी। और इसके अंदर सड़कें ऐसे बनी हुई थी और दूसरी सड़कें इसको 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि पूरा ग्रिड प्लानिंग थी इसके अंदर। टाउन प्लानिंग कैसे थी? ग्रिड बेस्ड प्लानिंग यहाँ पे की गई थी। यहाँ पे ब्रिक्स को यूज़ करते, जैसे हम यूज़ करते हैं ना ब्रिक्स को, इवन हमसे भी बहुत अच्छे लेवल पे बनी हुई ब्रिक्स को ये लोग यूज़ करते थे। इसकी रेशो कितनी थी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की? 4:2:1। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप याद रखिए। 4:2:1। जो ड्रेनेज सिस्टम था, एक यही ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसका ड्रेनेज सिस्टम था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही बेटर लेवल का ड्रेनेज सिस्टम था इनका। और जो टाउन थे वो कैसे थे? ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे, ये बता दिया। रिलीजियस लाइफ कैसी थी? रिलीजियस लाइफ ये थी कि ये मदर गॉडेस को पूजते थे, शक्ति दुर्गा माता की ये पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा हमें यही फिगर मिली है, और शिवलिंग की भी फिगर मिली है। साउथ एरिया के अंदर हमें शिवलिंग की भी फिगर मिली है। और पशुपति महादेव की सील फाइंड आउट की गई है कहाँ पे? मोहनजोदारो के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पशुपति महादेव की सील हमें कहाँ मिली? मोहनजोदारो। और आग फायर ऑल्टर्स हमें कहाँ मिले? लोथल एंड कालीबंगा। लोथल एंड कालीबंगा के अंदर हमें ये फायर ऑल्टर्स मिले। ट्री, कौन सी ट्री की पूजा करते थे ये लोग? पीपल की पूजा करते थे। और यहाँ पे हमें स्वास्तिक का सिंबल भी मिला, ठीक है। और साथ में ही एनिमल्स की भी पूजा करते थे। एनिमल्स जैसे डियर, स्नेक, दैट एनिमल्स आर एसोसिएटेड विद, स्नेक इज एसोसिएटेड विद शिवा, बुल इज एसोसिएटेड विद शिवा, नंदी बैल जैसे है ना। तो ये ऐसे बैल, डियर और स्नेक्स इनकी पूजा करते थे। क्रॉप्स, इनकी जो मेन क्रॉप्स थी वो आपको यही याद रखना है, वीट, बार्ले, कॉटन एंड राइस। ये इनकी मेन क्रॉप्स थी, व्हीट, बार्ले, कॉटन एंड राइस। और कॉटन को सबसे पहले इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था, तो और किसी के पास कॉटन नहीं थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो पूरी कॉटन को यहाँ पे प्रोड्यूस करके इंडिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाने का काम कौन करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ये ट्रेडर्स थे। ये एग्रीकल्चर का काम इनका मेन पेशा नहीं था, ये लोग ट्रेडर्स थे। देखिए क्राफ्ट का काम भी कर रहे हैं, ये ज्वेलरी भी बना रहे हैं, ठीक है। और कॉटन भी सिर्फ इनके पास है। तो इसीलिए ये इनका जो मेन प्रोफेशन था वो क्या था? ट्रेडिंग था। स्क्रिप्ट इनकी कैसी थी? भाषा कैसी थी? लिखित भाषा के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इनकी जो भाषा थी पिक्टोग्राफिक थी, जैसे हम लोग इमोजीज यूज़ करते हैं ना जब किसी से बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इमोजीज को हम यूज़ करते, तो ये लोग भी इमोजी का यूज़ करके एक दूसरे से बात करते थे। इसीलिए इनकी जो स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक थी। और साथ में इनकी जो स्क्रिप्ट थी बोस्ट्रोफेडन थी। बोस्ट्रोफेडन का मतलब क्या है? मान लो मैंने इस साइड से शुरू किया, मैं यहाँ तक पहुँच गई, तो मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी, मैं यहीं से आगे जाऊँगी। अब मैं इस साइड से लिखना शुरू करूँगी, अब मैं फिर इस साइड से लिखना शुरू करूँगी। तो इस तरीके से इनकी स्क्रिप्ट काम करती थी। तो इसलिए हम बोलते हैं इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी? बोस्ट्रोफेडन थी। इसके अंदर टोटल 400 साइन थे, 400 सिंबल्स थे। और जिसमें सबसे ज़्यादा सिंबल इन्होंने क्या यूज़ किया है? फिश का सिंबल सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। इनकी जो स्क्रिप्ट है हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। ऑल्दो काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन
सर्टेन नहीं है, वो कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम अभी तक यही कहते हैं कि हम इसकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है। अब ये लोग ट्रेडिंग करते थे, अभी मैंने बताया ट्रेडिंग इनका मुख्य काम था। तो ये सील तो करेंगे ना, जो पैकेट्स भेजेंगे उनको सील करके भेजेंगे, कहीं रास्ते में कोई उसको ब्रेक ना कर दे, कोई यूज़ करके चीज़ ना बदल दे। ठीक है, तो सील्स लगाते थे ये लोग, बैग्स को सील कर लगाते थे। और सील किस चीज़ की बनी होती थी? स्टीटाइट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शैल खड़ी। शैल खड़ी की इनकी सील्स बनी होती थी, और इसके ऊपर मेनली जो एनिमल्स बने होते थे, एनिमल्स कौन कौन से? बुल, बफेलो, टाइगर, गोट, एलिफेंट। और साथ में हमें एक सील मोहनजोदारो से किसकी मिली है? पशुपति महादेव की। शिव का नाम है ये पशुपति महादेव। ठीक है। साथ में ये लोग अब ट्रेडिंग करते थे तो कुछ मंगवाते भी होंगे। क्या मंगवा रहे थे? ये गोल्ड मंगवा रहे थे। कहाँ से? कोलार कर्नाटका से, पर्शिया और अफ़गानिस्तान से। सिल्वर अफ़गानिस्तान, पर्शिया एंड मेसोपोटामिया। कॉपर खेतड़ी राजस्थान, अभी भी खेतड़ी राजस्थान के अंदर कॉपर मिल्स हैं। और बलूचिस्तान, देखिए बलूचिस्तान तो हमारा ही उस टाइम पार्ट था, पाकिस्तान हमारे ही साथ था ना उस टाइम, अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान सब हमारे ही साथ थे। सीसा, लेड, लेड हम कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से, ईरान से, साउथ इंडिया से और अफ़गानिस्तान से। टिन, आयरन और बिहार, मेनली कहाँ से? बिहार से। ईरान, सॉरी ईरान। टिन कहाँ से? ईरान और बिहार। मेनली कहाँ से मंगवाया जाता था? बिहार से। और लैपिस लजूली, लैपिस लजूली क्या है? एक चमकीला पत्थर है जिसको गहने वगैरह बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते थे। और वो कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से। देखिए अफ़गानिस्तान से भी हम काफ़ी कुछ मंगवा रहे थे, गोल्ड, सिल्वर, लेड और ये लपिस लजूली। और एक्सपोर्ट क्या करते थे हम? कॉटन की चीज़ें, कॉटन या कॉटन से बनी हुई चीज़ें, टेराकोटा फिगर्स। ठीक है, जैसे वो डांसिंग वाली मूर्ति मिली है हमें टेराकोटा की, एक फीमेल है जो डांस कर रही है, तो ऐसे मूर्तियाँ बना बना के भेजते थे। पोट्री, जो ये लोग थे ना, ये घड़े वगैरह बनाते थे तो उसके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ बनाते थे, पीकॉक की बना दी, जैसे फिशेस की मूर्तियाँ बना दी। तो ऐसे इनकी पोट्री जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी पोट्री की, तो ये पोट्री को भी सेल करते थे। और साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी ये सेल करते थे। अब इतना कुछ करने के बाद बात ये है कि ये सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, एंड कैसे हुआ। देखिए अब इसके ना बहुत ज़्यादा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे को मतलब रीज़न्स बताते हैं कि शायद इस वजह से हुआ होगा, शायद इस वजह से हुआ होगा, लेकिन फाइनल तो किसी को भी नहीं पता कि किस वजह से ऐसा हुआ। तो सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न चलता है वो कौन सा चलता है? फ्लड का, क्योंकि ये सारे जो नगर थे वो नदियों के किनारे बसे थे, तो हो सकता है नदियों के अंदर बाढ़ आ गई हो, फ्लड आ गया हो, तो इसीलिए शायद जो ये सभ्यता है वो ख़त्म हो गई हो। तो ये कौन कहते हैं? अर्नेस्ट जे.एच. होकी, जोहन मार्शल एंड एस.आर. राओ। एक हैं जो कहते हैं रॉबर्ट रेक्स, वो कहते हैं अर्थक्वेक आ गया होगा शायद, इसीलिए ये सभ्यता ख़त्म हो गई। और उसके बाद कहते हैं एक थर्ड रीज़न है, आर्यंस आ गए थे सेंट्रल एशिया से, इंडिया के अंदर आर्यंस ने एंट्री दे दी थी, तो कहते हैं इन्होंने आके इन लोगों को परेशान किया होगा, और ये लोग मध्य एशिया या मध्य एशिया कह गए, ये लोग साउथ इंडिया के अंदर चले गए होंगे। तो ये किसने बोला? एम व्हीलर ने बोला और वी गॉर्डन चिल्डे ने बोला। इसमें से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यन के बारे में, जो सभ्यता हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसका एंड आर्यन के आने की वजह से हुआ, इस तथ्य को कौन से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं स्वीकार करते हैं? तो वो आएगा एम व्हीलर। और फ्लड को कौन सा भी कहते हैं? अर्नेस्ट जे.एच. होकी। देखिए फ्लड आ गई तो हम उसके अंदर हॉकी नहीं खेल सकते। ठीक है। और जोहन मार्शल और एस.आर. राव। अर्थक्वेक रेक, क्वेक रेक साउंड सी बन रही है ना, क्वेक रेक। अर्थक्वेक को कौन बोलते हैं? रॉबर्ट रेक्स। और आर्यन चले गए, इसलिए उनको क्या करना पड़ा? अपने जो उनके पास कार्ट्स वगैरह थे, बुलक कार्ट्स, उसके ऊपर बैठ के, व्हील्स के ऊपर बैठ के वो कहाँ चले गए? साउथ इंडिया के अंदर चले गए। तो यहाँ से बन गया हमारा व्हीलर। आर्यन आ गए, वो चले गए व्हील पे बैठ के। क्वेक रेक। फ्लड आ गया तो हम हॉकी नहीं खेल सकते। ऐसे करके आप ये तीनों की तीनों चीज़ें याद रखें।
तो आज हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन थी जो हमारे इंडिया की, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बारे में हमने सारा पढ़ा। ठीक है, क्या क्या उनके फीचर्स थे, क्या उनकी रिलीजियस लाइफ थी, कौन कौन सी क्रॉप्स उनके पास थी, सब कुछ देखा हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से शहर से हमें क्या क्या चीज़ें मिली। ठीक है, तो होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।